एक एक करके सारे जितने भी विवादित विषय थे उनको उन्होंने छुआ और इन्हीं विवादित विषयों में जो कुछ निकल कर आया उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कह रहा हूं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के कुछ बयान जरूर सुने होंगे। उन्हीं बयानों के संदर्भ में मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आरएसएस ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का 3 दिन का उद्बोधन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। 2 दिन डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन हुआ और तीसरे दिन संवाद हुआ। दरअसल तीसरे दिन जो तमाम लोग वहां पर आए थे उनके कुछ सवाल थे, उनके कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब डॉक्टर मोहन भागवत ने दिए। एक एक करके सारे जितने भी विवादित विषय थे उनको उन्होंने छुआ और इन्हीं विवादित विषयों में जो कुछ निकल कर आया उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कह रहा हूं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन आप इस वीडियो की थंबनेल को देख करके कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं डॉक्टर मोहन भागवत या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु को लेकर जो तमाम विवाद हैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर मोहन भागवत के एक पुराने बयान के संदर्भ में ये अटकल लगा रहे थे, ये अफवाहें चल रही थी कि 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और डॉक्टर मोहन भागवत भी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैं बिल्कुल उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया और संघ जो है सवालों से डरता नहीं, संघ में जो है हर तरह के सवालों का खूब खुलकर जवाब देता है और इस 3 दिन के कार्यक्रम में भी यही हुआ। तो कुछ सवाल डॉक्टर मोहन भागवत से 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट को लेकर पूछे गए थे, क्योंकि दरअसल मोहन भागवत जी का एक पुराना बयान जो है वो वायरल हुआ था। उस बयान में उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि कंधे पर 75 वर्ष की आयु में कंधे पर शॉल रख दो तो इसका मतलब होता है कि बस अब आप बैठ जाइए, रिटायर हो जाइए। तो इस बयान के लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले थे, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत भी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, तो इसलिए इस संदर्भ में ये सवाल जो है उनसे पूछे गए थे और इस पर डॉक्टर मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि ना तो मैं 75 वर्ष की आयु में रिटायर होने के लिए जा रहा हूं, ना ही मैं किसी और को 75 वर्ष की आयु पर रिटायर होने के लिए कहने वाला हूं। इसका मतलब साफ है, आप समझ गए होंगे। जो तमाम विवाद जो उठाया था कुछ लोगों ने कुछ डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को लेकर अलग अलग निहितार्थ निकालने की कोशिश की थी, एक विवाद खड़ा किया था, वो विवाद का पटाक्षेप पूरी तरह से हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे बड़ा साफ कहा कि मैं इस संदर्भ में, जो आपने अगर थंबनेल में जो तस्वीरें देखी उसके संदर्भ में आप सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 से 10 साल का पूरा रोड मैप बनाकर बैठे हैं कि भारत को कैसे कहां ले जाना है। उनके दिमाग में बड़ा स्पष्ट रोड मैप है और इसी तरह डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कह दिया कि वो रिटायर नहीं होने जा रहे और संघ उनको जो काम देगा। और जाहिर सी बात है, दोनों नेता अभी फिट हैं, दोनों नेता अच्छे से जो है हर तरह की जो है चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 11 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। डॉक्टर मोहन भागवत भी लगातार जो है प्रवास पे रहते हैं, लगातार उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं, तो दोनों फिट हैं, दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और दोनों के नेतृत्व की, संघ को भी डॉक्टर मोहन भागवत के नेतृत्व की जरूरत है और देश को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए ऐसा तो कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो अगर जो लोग ये सोच रहे थे, जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे, मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर मोहन भागवत के बयान से निराशा हुई होगी। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत संघ का नेतृत्व करते रहें और जो लोग ये चाहते हैं कि भारत का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही रहे, उनको जरूर इस बयान से खुशी हुई होगी, संतुष्टि हुई होगी। लेकिन अब मैं आ रहा हूं कि बड़ा क्या होने वाला है। देखिए, मैं पिछले कुछ समय से आपको लगातार आपको वीडियो में बना करके आपको बता रहा हूं कि किस तरह की चुनौतियां भारत के सामने है, खास करके डेमोग्राफी चेंज को लेकर के। ये जो है विषय मैंने आपसे पिछले 2-3 दिन से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी मिशन की बात की थी, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह भी कहा था कि जो जनसंख्या परिवर्तन है, ये जो डेमोग्राफी जो चेंज है,
ये वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम एक डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आबादी में असंतुलन हो रहा है ना, आबादी में असंतुलन आप समझ रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर यह भी बताया था कि भारत में अब हिंदू 80% नहीं है, और जो तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी और घट जाएगी, और हिंदुओं की आबादी घटेगी तो भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी ये मैंने आपको बताया था। तो इसलिए जो है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, उसी संदर्भ में अगर जो है डॉक्टर मोहन भागवत की बात को अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि दोनों लोग एक ही पेज पर हैं, और संघ भी चाहता है कि जो जनसंख्या असंतुलन है इसको लेकर कुछ करना चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर सरकार को कुछ काम करना चाहिए, देश की जनता को भी इस पर जागरूक रहना चाहिए। डॉक्टर मोहन भागवत ने ये साफ साफ कहा कि जो जनसंख्या बदलाव होता है उसका जो नतीजा होता है वो दरअसल विभाजन के रूप में होता है। तो उन्होंने एक तरह से जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ था उस संदर्भ में ये बात कही थी। सुनिए डॉक्टर मोहन भागवत ने दरअसल क्या कहा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। सुनिए जरा। डेमोग्राफी की चिंता होती है, और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, टिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती। तो डॉक्टर मोहन भागवत जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसके खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। अब ये इन दोनों नेताओं ने जो मुद्दा उठाया है वो वास्तव में कितना अहम है ये हमें संभल को देखकर भी पता चलता है। ये उत्तर प्रदेश का वही संभल है जहां कुछ दिन पहले दंगे हुए थे, जहां पर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर आने की बात आई थी। अब संभल में देखिए क्या हुआ। संभल में जब आज़ादी मिली थी उस वक्त हिंदुओं की आबादी करीब 40% के आसपास थी, लेकिन वहां पे जिस तरह से लगातार दंगे होते रहे और जिस तरह से हिंदुओं को वहां से खदेड़ा जाता रहा, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके कारण आज वहां हिंदुओं की आबादी घटकर 15% रह गई है। और मुस्लिम आबादी जो है, जो वहां पर आज़ादी के समय 45% के आसपास थी, वो आज 85% हो गई है। और अब इस जनसंख्या असंतुलन के कारण क्या हो रहा है, उसके कारण वहाँ जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो मनाने लोगों ने बंद कर दिए हैं डर के मारे। वहाँ से हिंदू पलायन कर गए हैं, वहाँ जो हिंदू मंदिर थे उन पर ताले लग गए हैं, मंदिरों के ऊपर जो है मस्जिदें बना दी गई हैं, जिन कुओं को हिंदू पूजते थे उनको बंद कर दिया गया है। तो ये सब कुछ जनसंख्या असंतुलन के जो खतरे हैं वो हमें उत्तर प्रदेश के संभल में दिख रहे हैं। कश्मीर में तो हम पहले ही देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये खतरे हमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो भारत के सामने अगर ये जो जनसंख्या संतुलन को ठीक नहीं किया गया, इसको लेकर के कुछ नहीं किया गया, तो एक बार फिर से विभाजन का खतरा आज नहीं लेकिन अगले कुछ सालों में 10, 20, 25 सालों बाद भारत के सामने एक और विभाजन का खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि साफ साफ डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा सवाल जो है संख्या का नहीं, सवाल नीयत का है कि दरअसल ये जो भारत में जनसंख्या संतुलन की जो कोशिशें की जा रही हैं इसको लेकर उन्होंने धर्मांतरण का जिक्र किया, घुसपैठ का जिक्र किया, और कहा कि दरअसल ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं उसकी उन्होंने इसको नियत से जोड़ा। तो नियत समझ लीजिए, नियत क्या है? क्योंकि अगर बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर रोहिंग्या जो है भारत में घुसते हैं और भारत में आकर वो कश्मीर में नहीं जाते बल्कि जम्मू में आकर बस जाते हैं, तो इससे उनकी मंशा को समझा जा सकता है कि एक जनसंख्या असंतुलन को पैदा करने की कोशिश है। और जनसंख्या असंतुलन को जब आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे अभी भी क्या होता है, अभी भी भारत में जो है एक कई बार जो है इस तरह की चीजें होती है कि ये कहा जाता है नहीं नहीं हमें तो अलग देश चाहिए। अभी भी बहुत सारे भारत में ऐसे सिरफिरे जो है जो कठमुल्ले हैं वो कह देते हैं अब वक्त आ गया भारत का एक और बंटवारा, हमको तो अलग देश चाहिए। जिस समय बंटवारा था उस समय भी हैदराबाद को एक अलग देश बनाने की बात हुई थी, और उसके बाद जो है केरल सहित दक्षिण में एक और मुस्लिम राज्य बनाने की बात हुई थी। तो ये सारी चुनौतियां जो हैं हमारे सामने, इसलिए जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसीलिए जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा और साथ साथ जो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, वो दोनों अगर एक ही सोच पे हैं तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अब इसमें जो है, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत का जो 2 दिन का जो उद्बोधन हुआ था, उनका जो संबोधन था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। अब मैं इसको घुसपैठ से जोड़कर आपको एक इंपॉर्टेंट विषय बता रहा हूं कि दरअसल उन्होंने अपने इस संबोधन में एक और विषय बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अखंड भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जो अखंड भारत है इसको लेकर तो जो है अखंड भारत में जो लोग हैं सबका डीएनए एक है। आपको याद होगा पहले भी डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि भाई भारत में जो रहते हैं उनका सबका डीएनए एक है।
तो कुछ लोग जो कट्टरपंथी थे, जो इस तरफ के उस तरफ के, उन्होंने इसका बयान का बड़ा विरोध किया था। कहा था कि मतलब एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू, दोनों का डीएनए एक कैसे हो सकता है? जो बाबर को अपना अपना बाप मानता है उसको, और जो राम को अपना पिता मानते हैं उनका डीएनए एक जैसे कैसे हो सकता है? तो खैर ये सारी चीजें जो है, इस सब में उन्होंने बहुत सारी बातें स्पष्ट करी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, घुसपैठ के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ये कहा था कि जो अखंड भारत है, इसमें रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। तो फिर जो है, जो तीसरे दिन, ये उन्होंने दूसरे दिन कहा था, और जब जो दूसरे दिन उन्होंने जब ये कहा, तो इसको लेकर मन में कुछ सवाल उठने स्वाभाविक थे। तो मैंने भी वहां पर ड्रॉप बॉक्स लगे हुए थे, मैंने भी एक सवाल डाला और उनसे मैंने पूछा कि भाई, जब आप कह रहे हैं कि अखंड भारत में रहने वाले जो हैं सभी लोग, जो उनका डीएनए एक है, तो इसी आधार पर तो जो है सईदा हमीद जैसे लोग, और इसी आधार पर बाकी लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इस आधार पर तो वो कहेंगे कि घुसपैठियों को क्यों निकालना है, क्योंकि सईदा हमीद ने तो कह ही दिया कि भाई बांग्लादेशी अगर यहाँ पर आए तो क्या हो गया, वो भी तो इंसान है। तो मैंने कहा उस आधार पर तो कहेंगे सबका डीएनए एक है, तो फिर इन घुसपैठियों को देश से निकालना क्यों है? चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, तो सबका डीएनए तो एक है। अगर वो घुसपैठ करके आ गए तो फिर क्या दिक्कत है? तो इस संदर्भ में मेरे मन में जो एक सवाल उठा था, वो सवाल मैंने ड्रॉप बॉक्स पर लगे थे डॉक्टर मोहन भागवत से सवाल पूछने के लिए, मैंने एक सवाल वो डाला। और मेरी तरह कई और लोगों ने भी के मन में जो है ये डेमोग्राफी को लेकर और डेमोग्राफी, जनसंख्या संतुलन को लेकर, घुसपैठ को लेकर कई लोगों के सवाल थे, उन्होंने भी इस तरह के सवाल पूछे। तो इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि घुसपैठ क्यों होनी है, डीएनए भले ही एक है, लेकिन अगर व्यवस्था, जो देश बने हैं अलग अलग देश, अगर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग अलग देश बने, ये व्यवस्था है, तो अगर व्यवस्था बनी है तो इस व्यवस्था को क्यों तोड़ना, इस व्यवस्था को चुनौती क्यों दी जा रही है? जिसको आना है वो वीजा लेकर कागजात के साथ आ जाए, और अवैध रूप से आ रहा है तो फिर वो गलत है। क्या कहा उन्होंने डॉक्टर मोहन भागवत ने इस संदर्भ में, वो सुनिए। घुसपैठ तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना, परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना, ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव ये होता है, ये अनुभव है। तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो घुसपैठ को लेकर डॉक्टर मोहन भागवत ने साफ कहा कि सरकार इस पर कुछ कर रही है और आगे भी कुछ करेगी, आगे भी कुछ करेगी। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले से कहा था, उस बयान को अगर आप डॉक्टर मोहन भागवत के बयान से जोड़ें तो स्पष्ट है कि घुसपैठ को लेकर, जनसंख्या संतुलन को लेकर मोदी सरकार बहुत गंभीर है, गंभीरता से कुछ बड़े कड़े कदम उठाने जा रही है। और एसआईआर को भी एक किसी का हिस्सा माना जाना चाहिए। ये जो बिहार में जो वोट चोरी का पूरा जो है एजेंडा चलाया जा रहा है ना, और वहां पर जो है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को जो दर्द हो रहा है कि जो वोट काटे जा रहे हैं, घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं, और बाकी जो फर्जी वोट है उनको काटा जा रहा है, उसको लेकर इतनी तकलीफ है। एसआईआर को लेकर बंगाल में भी पहले से ही विरोध शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि उनको पता है यहां भी आएगी तो घुसपैठियों के वोट कटेंगे। और घुसपैठिए किसके वोटर है मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये आपको जो है गेस करने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब जो है इसको लेकर जो है क्या कुछ होता है अगले कुछ दिनों में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये तय है इस बारे में, और सब लोग बिलबिलाएंगे, खासकर विपक्ष बिलबिलाएगा, जिनके जो है वोट बैंक है ये घुसपैठी है, वो जरूर बिलबिलाएंगे। लेकिन सरकार इस पर जो है दृढ़ दिखती है कि कुछ ना कुछ सरकार इस पर बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रही है। अंत में एक बात और, डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बात और जो कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने साफ तौर पर भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र कहा, कि उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने हिंदू को लेकर के जो व्याख्या दी थी, जो उनकी जो परिभाषा थी, उसको समझ लीजिए। उस आधार पर उन्होंने साफ कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है तो आपका फायदा होगा, और अगर नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान होगा। अब जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते वो समझ लें,
उनके लिए मैसेज साफ है। और बाकी अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। ये तो सदियों से है, भारत के ऋषि मुनियों ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में जो है पहले ही घोषित किया, स्थापित किया। तो उसमें नो इफ एंड नो बट। तो ये उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इसको लेकर अगले कुछ दिनों में भी बहुत राजनीति होने वाली है, लेकिन जो भी राजनीति होगी उसकी गहराई तक जाकर उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। लेकिन आज जो मैंने किया, मैंने फिर से आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारी रखिए घुसपैठ को लेकर, और साथ साथ जो है जनसंख्या असंतुलन को लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये तय है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।